कैलाश जी, बचपन कहाँ बीता और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मेरा जन्म कानपुर में हुआ था। मेरे पिता वहाँ फिजिक्स के प्रोफेसर थे क्राइस्ट चर्च कॉलेज में। लेकिन मेरे चाचा जी का इकलौता बेटा 2.5 साल की उम्र में गुजर गया। इसलिए जब मेरी चाची कानपुर से चली तो मेरी माँ ने उनसे कहा कि नहीं बहू, तुम खाली गोद नहीं जाओगी। ये सोच करके मेरा गला आज भी रुन आता है। तो उन्होंने मुझे मेरे चाचा चाची को सौंप दिया और इसलिए बाकी मेरा जीवन वहाँ शुरू हुआ चाचा चाची के साथ। और वो बैंक में मैनेजर थे, जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी वहाँ मैं जाता था। तो मुझे अलग अलग शहरों में रहने का मौका मिला। और फिर जब अध्ययन का बाकायदा नया द्वार खुला तो मैंने एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जा कर के किया। और जहाँ भी था वहाँ चूँकि मेरी थोड़ी लिखने में रुचि थी, थोड़ी बोलने में रुचि थी और थोड़ी नाटक में रुचि थी, कॉलेज में मुझे हमेशा ये मौका मिलता रहा। जैसे आगरा कॉलेज ने अपनी पोस्ट सेंटेनरी जुबली पर एक ऑल इंडिया वाद विवाद प्रतियोगिता रखी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उनके मुख्य अतिथि थे। तो मुझे भेजा गया कॉलेज की ओर से मथुरा में और वो प्रतियोगिता जीत करके शील्ड में वापस मथुरा लाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से मुझे वो शील्ड मिली। इसी तरह नाटक में भी मुझे केवल अभिनय का नहीं, नाटक के संयोजन का, नाटक के निर्देशन का अवसर मिलता रहा। तो जहाँ भी रहा नाटकों में मुख्य भूमिका मिलती रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिखने में शुरू से मेरी दिलचस्पी थी। मुझे आज भी याद है जब गांधी जी की हत्या हुई, उस समय मैं 15 साल का था और मैं मथुरा में था, जहाँ से मैं भाग करके दिल्ली गया और 24 घंटे मैं भूखा प्यासा रहा। और गांधी जी के बारे में उस समय जो अतिरेक, जो दुख, जो प्रतिक्रिया सारे देश में हुई, उसमें देश के कवियों ने उस समय हिंदी का हिंदुस्तान छपता था, हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी संस्करण, उनको अपनी कविताएं भेजी। और वो कविताएं इतनी बड़ी संख्या में थी कि उन्हें छापना संभव नहीं था। तो हिंदुस्तान ने ये तय किया कि कवि का नाम और उनकी कविता की पंक्ति वो प्रकाशित करे। आज भी मैं बड़े गर्व से याद करता हूँ कि उस प्रकाशन में, उन महाकवियों की उस श्रृंखला में, बीच में छोटा सा मैं 15 साल का, मेरी कविता की पहली पंक्ति और मेरा नाम अंकित था। क्या थी वो कविता, याद है आपको? भाई, मुझे पहली लाइन आज भी याद है। भारत के भाग्य विधाता बापू बन गए कहानी। और बाकायदा मेरे नाम के साथ उन्होंने 2 लाइनें उस हिंदुस्तान में छापी थी। ये लगभग फरवरी के पहले सप्ताह में हिंदुस्तान ने विशेष संस्करण निकाला था, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम हिंदी कवियों की कविताओं की पहली पंक्ति और उनका नाम था। उसके बाद आपने कहा कि नाटक में आपकी रुचि थी, आप पृथ्वी थिएटर से जुड़े। वो किस तरह से वो घटना हुई? भाई, चूँकि मैंने कहा मैं शुरू से नाटक में बहुत दिलचस्पी लेता था और मेरा इरादा, सीधी सच्ची बात यह है कि अभिनय में जाने को था। पृथ्वीराज जी से मेरा मिलना इस तरह हुआ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे पहुंचने के 2 साल के अंदर वहाँ के नाट्य परिषद का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जिसके अर्थ ये थे कि वहाँ का ड्रामेटिक हॉल, उसकी चाबी मेरे पास थी। वहाँ के ड्रामा के सारे आयोजन, चाहे वो हॉस्टल्स में हो या यूनिवर्सिटी में, उससे मैं सीधा जुड़ा रहता था। तो मुझे पृथ्वीराज जी को निमंत्रित करने का मौका मिला। ये बात है सन 53 की, जब महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद में, वहाँ आए हुए थे और इस तरह उनसे परिचय हुआ। परिचय के बाद लगातार मैं इस चेष्टा में रहा कि भाई, ये इतना बड़ा कलाकार और उनके उस थिएटर से मैं इतना अभिभूत था। उनका हर नाटक मुझे विचलित करता था। तो एमए पास करने के बाद जब घर वालों ने पूछा कि अब मेरा क्या करने का इरादा है, तो मैंने सीधे उनसे एक शब्द में कहा कि मैं बम्बई जा कर के पृथ्वी थिएटर्स में काम करना चाहता हूँ। आज भी मैं अभिभूत होता हूँ कि घर वाले इतने उदार और इतने समझदार थे कि उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और मैं बम्बई गया।
वहाँ पृथ्वीराज जी से मिला। पृथ्वीराज जी ने कहा कि भाई तुम्हारे जैसे उत्सुक 120 लोग पहले क्यू में हैं और मेरे पास सारा थिएटर जो है वो ओवरलोडेड है। मुझे जहाँ 70 की ज़रूरत है वहाँ 120 लोग मेरे पास हैं, लेकिन तुम भी उस क्यू में लग जाओ जहाँ 120 लड़के तुमसे पहले खड़े हैं। मैंने रिहर्सल में जाना शुरू किया। वहाँ रिहर्सल की परंपरा थी कि सुबह 10 बजे से रिहर्सल शुरू होता था और उसमें रिहर्सल का तो नाम था, लेकिन डांस क्लासेस और दूसरे नाटकों की समीक्षा और कुछ विचार विनिमय ये होता था। कुछ हफ्तों के बाद थिएटर टूर पर जाने को था, तो मुझे ये सोचना पड़ा कि जब पृथ्वी थिएटर टूर पर चला जाएगा तब मैं बम्बई में क्या करूँगा। लेकिन जब टूर पर जाने वालों की लिस्ट छपी तो उसमें लिस्ट में नीचे मेरा नाम था। मैं घबरा गया और जा करके जो डिप्टी डायरेक्टर थे मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सचमुच मैं इस टूर में साथ चल रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई अब तुम पृथ्वी थिएटर्स के स्टाफ मेंबर हो और तुम पृथ्वी थिएटर्स के कलाकार हो, तुम साथ रहोगे। तो इस तरह भाई मुझे वहाँ बम्बई में पृथ्वी थिएटर्स में अपने पैर टिकाने का मौका मिला। और क्या, और जो नाटक जिनमें आपने हिस्सा लिया उनके बारे में कुछ जानते? भाई मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि नाटकों के लिए बड़ी होड़ होती थी और हर पात्र बड़ा कवेटेड होता था, हर कोई चाहता था कि उसकी भूमिका मिले। मेरी बड़ी कल्पना थी, मेरा बड़ा स्वप्न था। उनका एक नाटक था गद्दार। वैसे तो मैंने हर नाटक में हिस्सा लिया, लेकिन गद्दार में सलीम की भूमिका, जो मुख्य नायक थे अशरफ पृथ्वीराज जी, वो मुस्लिम लीग के बहकावे में आकर के पाकिस्तान चले जाते हैं, पर उनका जो साथी यंग सलीम था वो वामपंथी विचारों का था और वो संप्रदायवाद के कट्टर विरोध में था। तो उस सलीम की भूमिका में मेरा मन शुरू से था। और जब एक बार पृथ्वीराज जी ने पूछा कि तुम अपने मन से कौन सी भूमिका चाहोगे, तो मैंने उनसे बेझिझक कहा कि मैं तो कभी न कभी सलीम बनना चाहता हूँ। और फिर सच में विजय भाई, साल भर के भीतर वो दिन आया कि जब बाकायदा पृथ्वी थिएटर्स के मंच पर गद्दार अभिनीत हुआ और मुझे पृथ्वीराज जी के साथ सलीम का रोल मिला। और वो सलीम का रोल कम से कम उन्हें इतना प्रभावित कर गया कि मैं पृथ्वी थिएटर से भाग करके मुंह छिपा करके घर लौट आया था। पर उसके 2 साल बाद जब एक बार फिर उनका कानपुर आना हुआ तो मैं उनसे मिलने छुट्टी लेकर के आया और उन्होंने मुझसे कहा कि सलीम की भूमिका तुम फिर करोगे। तो फिर मैंने दोबारा सलीम की भूमिका उनके साथ की। पृथ्वी थिएटर छोड़ा क्यों? पृथ्वी थिएटर इसलिए सोचा कि जिन रंगीन सपनों में बह करके मैं बम्बई गया था वो बाद में बड़े कड़वे और तीखे लगे। जब मैं वहाँ पहुँचा, वेजिटेरियन आदमी, ऐसे परिवार में जन्मा और पला था कि जहाँ सब कुछ शिष्टाचार के साथ चलता था। बम्बई का माहौल ऐसा था कि जहाँ मुझे लगा कि यहाँ झूठ का बोलबाला है, यहाँ हर कोई वादा करता है और वादे से मुकर जाता है, जहाँ हजारों की भीड़ है और हर कोई किसी न किसी प्रपंच में जुटा हुआ है। बार बार मेरे मन में ख्याल आता है कि भाई मैं अभिनेता तो बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा जीवन कैसे जीऊंगा। फिर मेरे साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मेरे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री थी और मुझे मालूम था कि अगर मैं लौटूंगा तो मैं बेरोज़गार नहीं रहूंगा। और फिर मेरे पिताजी ने मुझे एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे घर वाले हमेशा से टीचिंग में, शिक्षण में रहे हैं, तो अगर तुम्हारा मन वहाँ न लगे तो चुपचाप यहाँ लौट आना। और मैंने यही किया कि एक दिन पृथ्वीराज जी को बिना बताए चुपचाप मैंने अपना सामान बांधा और बम्बई से भाग आया। और उसका लाभ हजारों लाखों बीबीसी हिंदी के श्रोताओं को मिला जो वर्षों तक। हाँ भाई, उसके बीच में बीबीसी आने और पृथ्वी थिएटर छोड़ने के बीच में 2 और ऐसे मुकाम आए। जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, ऑल इंडिया रेडियो का एक ऑल इंडिया सिलेक्शन हुआ था न्यूज़ रीडर्स के लिए, तो मैंने भी आवेदन भेजा और उसमें मैं सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं हुआ, मैं पहला व्यक्ति था जिसे नियुक्ति मिली। लेकिन दिल्ली जब पहुंचा
तो न्यूज़ रीडर की तरह उन्होंने मुझे प्रोग्राम अनाउंसर की भूमिका दी। प्रोग्राम अनाउंसर की जगह छोटी थी, तनख्वाह कम थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे आपने सेलेक्ट किया है न्यूज़ रीडर की तरह। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वैकेंसी नहीं है, तो प्रतीक्षा करो, वो मिल जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक पब्लिक स्कूल में बाकायदा सीनियर हाउस मास्टर हूँ, तो मैं वहाँ प्रतीक्षा करूँगा बजाय इसके कि मैं दिल्ली में रहूँ। और वहाँ दिल्ली में कुछ दिन काम करने के बाद मैं लौट गया। इसके कुछ साल बाद ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे एक फिर एप्लीकेशन फॉर्म भेजा। मेरे घर वालों ने कहा कि अब तुम ये एप्लीकेशन मत भरो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ वहाँ रिकॉर्डेड है, तुम वहाँ काम कर चुके हो। पर फिर भी मैंने कहा कि भाई मैं अपनी अनुपस्थिति से वहाँ पर एलिमिनेट नहीं होना चाहता, अगर गिरूंगा तो लड़ाई के मैदान में गिरूंगा। और इस तरह मैंने फिर सारा क्रम, फिर से आवेदन, फिर से वॉइस टेस्ट, फिर से रिटन टेस्ट, इसके लिए 2-3 चक्कर लगाने पड़े। गया और इस बार फिर संयोग ये हुआ कि फिर मेरा नाम सबसे पहला था। मुझे एज प्रेजेंटेशन अनाउंसर एंड न्यूज़ रीडर का नियुक्ति पत्र दिया गया। लेकिन जब बुलावा मिला तो उस समय एक नया प्रोग्राम खुल रहा था, विविध भारती, AIVP, ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम, उसमें काम करने का बुलावा मिला। तो मैंने फिर उन्हें एक बार लिखा कि मैं जिस प्रतीक्षा में था उसकी जगह आपने मुझे एक ऐसा जॉब भेजा है जिसके लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं भाई, अभी उसमें वैकेंसी नहीं है। और जब दिल्ली जा कर के मैं मिला तो वहाँ के बड़े अधिकारी, प्रोग्राम प्लानिंग के डायरेक्टर उमाशंकर, उन्होंने मुझसे समझा के कहा कि देखो भाई, तुम बाहर हो और हमें तुम्हारा पता नहीं चलता, तुम्हें यहाँ का पता नहीं चलता, तुम ऐसा करो कि एक बार यहाँ आ जाओ और हमें ज्वाइन कर लो, तो तुम हमारी नज़र के सामने रहोगे, जिस दिन वैकेंसी होगी उस दिन हम तुम्हें दे देंगे। तो मैंने उनसे एक शर्त रखी, मैंने कहा दिल्ली बहुत महंगी है, मैं यहाँ तो सर्वाइव नहीं कर सकता उस तनख्वाह पर, लेकिन अगर आप मुझे लखनऊ दे दें तो मैं काम करूँगा। तो उसी समय उन्होंने फ़ोन उठाया, स्टेशन डायरेक्टर से बात की और संयोग की बात है कि लखनऊ में वैकेंसी थी, तो मुझे वहाँ जॉब मिल गया। लखनऊ में मैंने साल भर काम किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि दिल्ली में एक नई आवाज़ समाचार पढ़ रही है, तो फिर भाग करके मैं दिल्ली पहुँचा और मैंने पूछा कि भाई, वादा किया था कि जब वैकेंसी होगी तो मुझे बुलाएंगे, मैं साल भर से लखनऊ में प्रोग्राम अनाउंसर का काम कर रहा हूँ, उस वैकेंसी का क्या हुआ जिसमें आपने नई नियुक्ति की है? उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वो टेम्पररी वैकेंसी थी, तुम्हारी तो परमानेंट वैकेंसी है, इसलिए जब वो जगह खाली होगी तब तुम्हें बुलाएंगे। तब मुझे महसूस हुआ कि चूंकि मेरे पीछे कोई गॉडफादर नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद ऑल इंडिया रेडियो मुझे जगह नहीं देगा। और तब मैंने निश्चय किया कि वहाँ रहने की जगह मैं कोई नया काम ढूंढूं। और संयोग से कृष्णा मेनन ने उस समय ये तय किया था कि चीन के आक्रमण के खतरे के कारण वो सैनिक स्कूल खोलने जा रहे थे। तो पहले सैनिक स्कूल में मुझे पहली नियुक्ति मिली, जहाँ मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरह बुलाया गया। और इस तरह ऑल इंडिया रेडियो में 2 बार जाने के बाद, 2 बार वहाँ मत्था टेकने के बाद, मैं वापस अपने मन की पूरी नहीं कर पाया। कैलाश भाई, यदि हम पीछे की तरफ देखें, उस ज़माने 70 के दशक के आरंभ में BBC में कौन बड़े नाम थे, उनको भी थोड़ा हम याद करेंगे। हाँ नहीं, ज़रूर भाई। जब मैं आया था तो जितने लोग थे वो सब मुझसे वरिष्ठ थे, पुरुषोत्तम लाल कहीं सीनियर थे, पुरुषोत्तम लाल भाभा, आले हसन, रत्नाकर भारती, हिमांशु कुमार, ओंकार नाथ श्रीवास्तव, ऐसे जाने माने नाम थे। और उसके पहले भी जो लोग हमारे यहाँ काम कर गए थे, अशोक रामपाल, महेंद्र कौल, ये बाकायदा बर्मिंघम में एक स्थानीय आप्रवासियों के लिए हिंदुस्तानी में कार्यक्रम होता था, अपना ही घर समझिए, उसमें कार्यक्रम करते थे। तो इन सब लोगों से मिलने का मौका हुआ। और दूसरी बात ये थी कि इन लोगों के साथ बैठ कर के भाई मुझे वो काम करने को मिला जिसके लिए मैंने जीवन भर तपस्या की थी। आले हसन साहब के बारे में कुछ बताइए। भाई आले हसन, उनकी ज़ुबान की तारीफ लोग आज भी करते हैं। उससे पहले वो लखनऊ में प्रसारक थे ऑल इंडिया रेडियो में, लेकिन जब यहाँ आए तो उनकी आवाज़ का जादू था। और इसके अलावा जिस तरह से, जिस ज़बान में वो बात करते थे, वो मिली जुली हिंदुस्तानी थी, लोग उसमें बहुत मोहित थे। इसी तरह हिमांशु भादुरी, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में दिल्ली में बहुत प्रतिष्ठित प्रसारक थे,
हिमांशु को लोग आज भी याद करते हैं। उस समय हिमांशु यहाँ थे जब अमिताभ ने अपना करियर शुरू किया। अमिताभ की शादी हुई तो अमिताभ और जया हिमांशु से मिलने बाकायदा बुश हाउस आए। जया भादुड़ी के चचा थे या नहीं? बाकायदा हिमांशु जया भादुड़ी के सगे चाचा थे। जया के पिता हिमांशु के बड़े भाई थे और वो पत्रकार थे। और जया जब पूना इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रही थी उस समय हिमांशु से कई बार मेरी बात हुआ, मुझे थोड़ा बम्बई का अनुभव है, तो वो बार बार फिक्र करते थे कि लड़की वहाँ कैसे सरवाइव करेगी। इसलिए जब जया और अमिताभ का नाम हुआ, जब वो यहाँ पहुँचे तो हम सब ने उनके साथ बाकायदा सेलिब्रेट किया। बीबीसी हिंदी में उस जमाने बड़े बड़े साहित्यकार भी यहाँ, बच्चन जी भी संभवतः आए थे या इसके अलावा अज्ञे जी भी आए थे। तो किस तरह का जो भारत से आने वाले हिंदी के जो मनीषी थे उनके बारे में कोई विशेष संस्मरण आपको याद हो? भाई विशेष बात यह है कि भारत से अगर कोई जाना माना नाम यहाँ आता था तो ये हो नहीं सकता था कि उसे हिंदी में प्रसारण के लिए, इंटरव्यू के लिए या कार्यक्रम के लिए न बुलाया जाए। जैसे जब बच्चन जी आए थे तो उनके सम्मान में हम लोगों ने बाकायदा स्टूडियो में एक कवि सम्मेलन किया। उसमें बच्चन जी के अतिरिक्त यहाँ के कवि और हिंदुस्तान से आए हुए कुछ कवि शामिल थे। शायद उसकी रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ आए थे तो यहाँ जहाँ ठहरे थे वो लोग मुझे जानते थे और अटल बिहारी वाजपेयी से मुझे मिलने का मौका मिला। हुआ ये कि मुझे उनके साथ दोपहर के प्राइवेट लंच पर बुलाया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लगभग मेरी 3-3.5 घंटे की लंबी बैठक हुई, जिसमें अपने देश की दशा और अपने देश की समस्याओं पर विचार हुआ। और फिर अटल जी ने वहीं मुझे एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया जो कि 2 भागों में प्रसारित हुआ, जिसमें अटल जी के उस समय के विचार, जबकि अभी अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बिल्कुल साफ अंकित हैं। आपने राजीव गांधी का भी इंटरव्यू किया और उस समय वो राजनीति में प्रवेश कर रहे थे, नए थे एक तरह से, तो क्या लगता था आपको कि वो व्यक्ति एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बने? भाई उनकी स्मृति मुझे इसलिए आज भी इतनी साफ है। राजीव गांधी उस समय उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किए जा रहे थे और जब यहाँ आए तो मुझे इंटरव्यू देने पर राज़ी हो गए थे और उन्होंने आधे घंटे का समय दिया था। लेकिन जब उनसे बातचीत शुरू हुई तो वो लगभग 2 घंटे बैठे और आगे का जो उनका कार्यक्रम था उसे स्थगित किया गया। तो राजीव गांधी बड़े कीन, बड़े क्यूरियस और जानने को बड़े उत्सुक थे। पर मुझे लगा कि ये आदमी कल को अगर देश की बागडोर संभालेगा तो इसे न तो राजनीति का उतना अनुभव है, न उसने कभी ये चेष्टा की है कि राजनीति के बारे में विस्तार से जाने, देश कैसे चलाएगा। और सचमुच में वो दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी आई जब 31 अक्टूबर को श्रीमती गांधी की हत्या हुई और राजीव गांधी कलकत्ते से दिल्ली लौटे। तो उसकी अगली सुबह यहाँ के सबसे बड़े टेलीविज़न चैनल ने मुझे बुलाया इस बारे में बात करने को कि ये निर्णय किया गया है कि राजीव गांधी देश का भार संभालेंगे, तो इसके बारे में मेरी राय क्या है। विजय भाई, यकीन माने स्टूडियो के दरवाजे में प्रवेश करते तक मेरे मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बारे में मैं अपनी क्या राय दूं। लेकिन फिर मुझे सूझा कि आखिर अगर देश ने राजीव गांधी को चुना है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है और उस इंटरव्यू में वो कारण मैंने बताया। और वो कारण ये था कि उस समय सबसे स्वीकृत, सबको स्वीकार्य जो एकमात्र एक व्यक्ति हो सकता था कांग्रेस में, वो राजीव गांधी थे। यदि किसी और का नाम लिया जाता, किसी और नेता को आगे किया जाता, तो उसके विरोध में उसी दल में बहुत से ऐसे घटक बन जाते। और इसलिए राजीव गांधी को सर्वसम्मति से स्वीकार करना ये अपने आप बड़ी भारी उपलब्धि थी। तो मैंने उस समय यही कहा कि भाई ये लीस्ट अपोज्ड फेस है। और दूसरी बात मैंने ये कही कि अगर राजीव गांधी सिर्फ 2 बातें सुनिश्चित कर लें, एक तो ये कि अपने गिर्द
सही सलाहकार चुने जो कि उन्हें बिल्कुल ईमानदारी से सही और नेक सलाह दें। और दूसरी बात यह है कि सलाहकारों के घेरे को इतना बंद न होने दें कि उसके बाहर की आवाज़ें उन तक न पहुँचें। अगर राजीव गांधी ये दो बात सुनिश्चित कर लें तो तय है कि उनका प्रधानमंत्रित्व याद किया जाएगा, जो सचमुच आज भी याद किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से वो दोनों ही बातें नहीं कर पाए, उनके जो सलाहकार थे, क्योंकि राजीव गांधी को उस चुनाव में, जो कि कुछ ही महीनों में होने को था, 31 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, दिसंबर में ये चुनाव थे। उस चुनाव में राजीव गांधी को 414 सीटें मिली, यानी कांग्रेस को इतनी सीटें कभी नहीं मिली थी। और उतनी सीटों के बावजूद और एक छत्र सत्ता अपने हाथ में बावजूद मुश्किल यही हुई कि जब भी कोई राज सत्ता में आता है, उसके हाथ में ताकत आती है, तो उसके गिर्द बहुत से ऐसे लोग इकट्ठा होने लगते हैं जो किसी न किसी तरह अपने साधन सीधे करना चाहते हैं। राजीव के साथ भी यही हुआ, और बेचारे बड़े नेक थे, बड़े नेक नियत थे। उनकी नेक नियति में किसी को शक नहीं हो सकता। कैलाश जी, 70 के दशक के अंत तक आते आते आप बीबीसी हिंदी सेवा और तमिल सेवा के अध्यक्ष बन गए थे। किस तरह के चैलेंजेस थे और क्या परिवर्तन आते थे? भाई, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सिर्फ मेरे लिए ये नया अनुभव नहीं था, बीबीसी के लिए भी एक नया अनुभव था, क्योंकि उससे पहले भाषाओं के जो इंचार्ज, जो संचालक होते थे, वो यूरोपियन होते थे, और इसलिए एक गैर यूरोपियन को, इस तरह के आदमी को जिसकी भाषा अलग थी, जिसका रंग अलग था, जिसकी संस्कृति और जिसकी पैदाइश अलग थी, ये भार सौंपना, ये मेरे लिए तो गौरव की बात थी, लेकिन बीबीसी के लिए भी बड़ा भारी निर्णय था। पर हुआ ये कि उन बैठकों में जहाँ मैं अकेले रंग का आदमी होता था, बेझिझक मैं अपनी बात कह पाता था, और मैं इस बात का पूरा क्रेडिट दूंगा कि अपने उन तमाम वरिष्ठ सीनियर संचालकों को, कि जिनके बीच में बैठता था, कि उन्होंने केवल मुझे टॉलरेट नहीं किया, मेरी बात सुनी। और सच बात यह है कि धीरे धीरे ऐसा दिन आया कि जब बीबीसी ने निर्णय किया कि वो वर्ल्ड सर्विस की जानकारी यहाँ के जो लब्ध प्रतिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और जो बीबीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लोग हैं, उनको बताएं। उसके लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग की गई, और उस मीटिंग में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से कहा गया कि आज आपको बाकायदा वर्ल्ड सर्विस की पहुंच का और उसके काम का परिचय मिलेगा, और ये जिम्मा बीबीसी ने मुझे सौंपा। मैं उन दिनों हिंदुस्तान के भ्रमण पर था, जहाँ मुझे संदेश मिला कि मुझे फ़ौरन लौट करके आना है, और जब मैं आया तो मुझे केवल एक वाक्य में बताया गया कि इस मीटिंग में तुम्हें बीबीसी की वर्ल्ड सर्विस के बारे में वहाँ बैठे तमाम वरिष्ठ वीआईपीज़ को बताना है। और सच बात यह है कि उसके पहले मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम क्या कहने जा रहे हो, और किसी ने ये नहीं कहा कि तुमको ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। पर वो मीटिंग इतनी सफल हुई कि उसकी चर्चा बरसों तक बीबीसी में होती रही, और बीबीसी के मेरे बड़े सीनियर लोग बार बार आके मुझसे मिलते रहे और सिर्फ एक सवाल पूछते रहे कि आखिर तुमने वहाँ कहा क्या। कैलाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई कि 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद विजय भाई। मैं बहुत संकोच से कहता हूँ कि सम्मान से अभिभूत हूँ, लेकिन तय है कि मैं ज़मीन में गड़ा जा रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि ये सम्मान जिस तरह के महारथियों के लिए है, जिन्होंने जीवन अर्पण किया है, सारे जीवन भर जिन्होंने हिंदी के लिए काम किया है, उसके सामने तो बिल्कुल छोटा सा तिनके की तरह हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनके बीच बैठने का मौका मिलेगा, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है।